अब समय है नियुक्ति पत्र प्रदान करने का। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय तथा मंचासीन समस्त अतिथियों से अनुरोध करूंगी कि इसे प्रदान करने में हमारा सहयोग करें। मैं नाम ले रही हूं, सभी लोग पंक्तिबद्ध होकर आ जाएं आगे। श्री अखिल मिश्रा जल्दी से आ जाएं, पंक्तिबद्ध होकर अपने क्रमवार ढंग से मंच पर आ जाएं। श्री अखिल मिश्र, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग में नियुक्ति हुई। श्री विनोद कुमार गुप्ता, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग। सुश्री अलका भारती, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग। इसके बाद कृषि विभाग में श्री मयूर वर्मा। इसके बाद नगर विकास विभाग श्री ब्रिजेश यादव। और श्री अंबुज कुमार। इसके बाद ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। सुनील त्रिपाठी, प्रतिभा गौतम, ये सभी ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के नियुक्तियां। श्री मृदुल शर्मा। और इसके बाद सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की नियुक्तियां। सुश्री अंजलि शुक्ला। जयप्रकाश यादव, ये भी सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के हैं। श्री चंदन कुमार गौड़, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की नियुक्ति पत्र। और इसके बाद औद्योगिक विकास विभाग का नियुक्ति पत्र श्री आलोक कुमार सिंह। और इसके बाद कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग सुश्री काजोल द्विवेदी। ऊर्जा विभाग सुश्री शिवानी गुप्ता। लोक निर्माण विभाग सुश्री अंजलि गंगवार। और लोक निर्माण विभाग में ही श्री मोहित कुमार गौतम। और इसके बाद नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग की नियुक्तियां श्री सौरभ। और सुश्री शालू। सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आप सबका। आप सबके उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा ये नियुक्ति पत्र पाकर वास्तव में इन्हें अपने पद की गरिमा और दायित्वों की महत्ता का भी एहसास हुआ। आज 1334 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। नियुक्ति पत्र पाकर
कैसा लगा उन्हें, उनका अनुभव क्या रहा, क्योंकि ये सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं बल्कि आपके उज्जवल भविष्य का एक लेख है जिससे आपके जीवन की दिशा बदलेगी। 5 लोग ने इच्छा जाहिर की है अपने अनुभवों को आपके साथ बांटने की। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो अपनी बात कहें। इस क्रम में सबसे पहले श्री मृदुल शर्मा खड़े हो जाएं आप, तो माइक आपके पास आ जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम मृदुल शर्मा है। मैं जनपद बिजनौर का मूल निवासी हूँ। सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने के बाद मेरी इच्छा थी कि मैं अवर अभियंता पद पर सरकारी नौकरी करूं, जो इस सरकार द्वारा बहुत ही पारदर्शी तरीके से आयोग द्वारा भर्ती परीक्षा कराई गई, जिसमें मेरा चयन ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में अवर अभियंता सिविल के पद पर हुआ है, जिससे मैं उत्तर प्रदेश के विकास में सहयोग कर सकूंगा एवं अपने माता पिता और परिवारजनों की अच्छे से देखभाल कर सकूंगा। मैं सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। सोनी आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्रीगण, विशिष्ट अधिकारीगण एवं नवनियुक्त अवर अभियंतागण, मेरा आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सोनू कुमार है और मैं बस्ती जनपद का निवासी हूँ। मैंने राजकीय पॉलिटेक्निक कानपुर से डिप्लोमा किया है और मेरा चयन अवर अभियंता के पद पर उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण में हुआ है। सर, ये भर्ती प्रक्रिया पूर्ण रूप से निष्पक्ष एवं पारदर्शी रही तथा इस भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में मुझे किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा। सर, मैं यह भी आश्वासन देता हूं कि मैं अपने विभागीय कृत्यों का निर्वहन पूरी सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी के साथ करूंगा तथा मैं अपने कार्य के प्रति कदाचित लापरवाही नहीं करूंगा। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद करता हूं कि इनके कुशल नेतृत्व में पारदर्शी ढंग से संपन्न भर्ती परीक्षा में मुझे चयनित होने का अवसर प्राप्त हुआ। और इस सरकार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अभ्यर्थियों को उनके कड़ी मेहनत एवं परीक्षा फल के आधार पर ही चयन मिलता है। और इसी के साथ धन्यवाद सर। कल्पना पाल। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और सभी विशिष्ट अतिथि सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल्पना पाल उन्नाव जिले से बांगरमऊ से चयनित हूँ। इसमें अवर अभियंता पद के लिए 1334 पद के लिए भर्ती प्रक्रिया को बहुत ही स्पष्ट रूप से पूरी कराई गई है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू। देवेंद्र शुक्ला। आदरणीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सभी मंत्रीगण का धन्यवाद करता हूं। मेरा नाम देवेंद्र कुमार शुक्ला है, अमेठी से हूं और मेरा चयन माइनर इरिगेशन में हुआ है। और ये चयन प्रक्रिया में पारदर्शी तरीके से गवर्नमेंट ने इसमें सहयोग किया। हम लोगों को नियुक्ति प्रक्रिया बहुत शीघ्र मिल रही है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और सभी मंत्रीगण का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने युवाओं को रोजगार दिया और निष्पक्ष तरीके से दिया। धन्यवाद। और अंत में सुशील। सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री और मंत्रीगण को सादर प्रणाम करता हूं। मेरा नाम सुशील कुमार सोनी है। मैं अयोध्या जिले का निवासी हूं। अयोध्या पॉलिटेक्निक से मैंने डिप्लोमा किया। मेरे पिताजी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान छोटी सी चलाते हैं और सामान्य परिवार से हूं मैं। मेरा चयन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से आयोजित अवर अभियंता परीक्षा में लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियर पद पर हुआ है। मैं माननीय यशस्वी लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय की अनंत गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आयोग द्वारा जो परीक्षा हुई पूरी पारदर्शी, निष्पक्ष एवं उसकी शुचिता बनाई रखी गई, किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं हुई। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री को पुनः धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं और धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हम जानते हैं कि आप सबका मन कर रहा है अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाने का, लेकिन समय की अपनी सीमा है। निष्पक्षता, पारदर्शिता और ईमानदारी से लिए गए साहसिक निर्णयों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे देश का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बनाया है।
ये हम सब के लिए गौरव की बात है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने मार्गदर्शन से हमें कृतार्थ करें, आप सबकी जोरदार तालियों के अभिवादन के साथ। मिशन रोजगार के अंतर्गत उत्तर प्रदेश शासन के 12 विभागों की लगभग 1400 इन नई नियुक्ति पत्र वितरण के लिए आयोजित आज के समारोह में प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, प्रदेश के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश शासन के पंचायती राज अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी, लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री श्री ब्रजेश सिंह जी, कृषि विभाग के राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री श्री रामकेश निषाद जी, ग्राम्य विकास विभाग की राज्य मंत्री श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी, नगर विकास विभाग के राज्य मंत्री श्री राकेश राठौर गुरु जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, सभी विभागीय अधिकारीगण, सफलतम अभ्यर्थी जो आज नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं उनके अभिभावकगण और प्रदेश के वे सभी युवा ऊर्जा के हमारे नौ आगंतुक कार्मिक, उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले एक पारदर्शी और शुचितापूर्ण प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे सभी अभ्यर्थियों को हृदय से बधाई देता हूं, उनके अभिभावकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को, जिन्होंने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से इन 12 विभागों की नियुक्ति की प्रक्रिया को एक समय सीमा के अंदर पूरा करते हुए प्रदेश के इन युवा ऊर्जा के प्रतीक, इन प्रतिभाशाली युवाओं को उत्तर प्रदेश शासन का विभिन्न विभागों का हिस्सा बनाया है। मेरे लिए और भी प्रसन्नता का क्षण है, जब नियुक्ति पत्र वितरित हो रहे थे मेरी इच्छा थी कि जो 1377 अभ्यर्थी हैं उन सभी को मैं यहां पर नियुक्ति पत्र वितरित करूं, लेकिन आपकी भी और मेरी भी समय की एक सीमा है। लेकिन जिन भी लोगों को यहां पर नियुक्ति पत्र हम लोगों ने वितरित किए, मैं पूछ रहा था उन लोगों से कि भाई आप कौन जनपद के रहने वाले हैं। मैं देख रहा था उसमें बिजनौर का भी था तो गाजीपुर का भी था, चंदौली का भी था, ललितपुर का है तो सिद्धार्थनगर का भी है। यानी हर जनपद का प्रतिनिधित्व इन नियुक्तियों में आपको दिखता होगा। न जाति का भेद, न क्षेत्र का, न किसी प्रकार का न भेद, केवल प्रतिभा और आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए प्रतिभाशाली युवाओं को नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके प्रदेश की इस नियुक्ति की प्रक्रिया के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मिशन रोजगार के अभियान को आगे बढ़ाते हुए
इन प्रतिभाशाली युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा का लाभ लेते हुए उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ाना, और आज वह लक्ष्य हमारे लिए अब बहुत नजदीक दिखता है। हम लोगों ने उन लक्ष्य को प्राप्त किया है। बहनों और भाइयों, पिछले 7-7.5 वर्ष के अंदर नियुक्ति की जो प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुचितापूर्ण तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ी है, क्या आज से 7-7.5 वर्ष पहले क्या यह संभव था क्या? और उस समय जिस प्रकार की अराजकता थी, आप सोचो कि हम लोग 6.5 लाख से अधिक सरकारी नियुक्ति प्रदेश के युवाओं को देते हैं। इन युवाओं ने अपनी ऊर्जा और प्रतिभा का लाभ प्रदेश को दिया है। आज जब हमारे पास मैन पावर की कमी पूरी हुई, तो यही प्रदेश जो देश के विकास का बैरियर माना जाता था, आज सरपट तरीके से दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही प्रदेश जो बैरियर था, आज देश के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। यही प्रदेश ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। आज से 7.5 वर्ष पहले यह प्रदेश देश की 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता था, कि अर्थव्यवस्था में 7वें नंबर पर थे। आज यही प्रदेश नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। और मेरा यह मानना है कि नियुक्ति की प्रक्रिया जितनी पारदर्शी होगी और जितनी निष्ठा और ईमानदारी के साथ नियुक्ति हो रही है, उसी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अगर हर कार्मिक कार्य करने लग जाएगा, तो अगले 3 से 4 वर्ष में उत्तर प्रदेश देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था होगा। नंबर 1 की अर्थव्यवस्था का मतलब हर हाथ को काम होगा, हर चेहरे पर खुशहाली होगी, हर बेटी सुरक्षित होगी, हर व्यापारी का सम्मान होगा, अन्नदाता किसान प्रसन्न होगा, और समाज में चारों ओर खुशहाली होगी। और उस खुशहाली को लेकर के ही डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है, बिना भेदभाव के कार्य कर रही है। 2017 के पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाए थे, आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है, तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने। सपना देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं। आपने देखा होगा ना, आज से 8-10 वर्ष पहले एक धारावाहिक आया था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सपना देखना, वैसे भी इन लोगों को सपने ही दिखाई देते हैं। सपने देखने की इन लोगों की आदत रही है, क्योंकि तब जब जनता ने इन्हें अवसर दिया था, तब उन्होंने प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में कोई गुरेज नहीं की थी। पहचान का संकट खड़ा किया था, पहचान का संकट खड़ा किया था प्रदेश के सामने, युवाओं के सामने, व्यापारियों के सामने, यहां के उद्यमियों के सामने। और इन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था। आज तो मैं देख रहा था, ये युवा आज तो चाहे वह किसी भी जिले का हो, आज नियुक्ति प्राप्त करने का अधिकारी दिखता है, बेझिझक आ सकता है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपकी प्रतिभा है, आप सिलेक्शन हो गए। आप में क्षमता थी, आपका सिलेक्शन हो गया, कोई आपके मार्ग में बैरियर नहीं बना। और आपकी योग्यता और क्षमता के बाद भी अगर कोई बैरियर बनता, तो उसी बैरियर को हटाने के लिए तो हम लोग हैं, ये मंच है, उसी बैरियर को हटाने के लिए हम लोग यहां पर आए हैं। और आगे भी हम इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं प्रदेश के युवाओं को कि उनकी योग्यता और क्षमता के सामने अगर कोई बैरियर बनेगा, उस बैरियर को हटाएंगे, उस बैरियर को तोड़ेंगे। और जो लोग फिर भी बेईमानी और भ्रष्टाचार फैलाएंगे, तो उनकी संपत्ति को कुड़क करके गरीबों में वितरित करने का काम भी करेंगे, कोई गुरेज नहीं करेंगे। लेकिन जिन लोगों को अवसर मिला, उन्होंने पहले पहचान का संकट खड़ा किया अपनी अराजक गतिविधियों से, अपने भ्रष्टाचारी गतिविधियों से, और फिर
प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का काम भी किया था। प्रदेश के शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल को आपस में ही लड़ाने का काम किया। पहले जाति जाति को लड़ाया, फिर वर्ग, मत और मजहबों को आपस में ही भिड़ाने का काम किया। महीनों महीनों दंगों की आग में झुलसता रहा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जब शांति और सौहार्द नहीं रहेगा, कोई निवेश क्यों करेगा? विकास कैसे हो पाएगा? पहचान का संकट खड़ा होगा, हर तबके का व्यक्ति तबाह होगा। और आज ये लोग फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, ये प्रदेश सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई है पारदर्शी तरीके से, अपेक्षा भी हम यही रखते हैं। जनता से जुड़े हुए कोई भी कार्य, कोई देर नहीं होनी चाहिए। ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जब हम लोग आए थे, यानी व्यवसाय की सुगमता, जब हम लोग आए थे 17 में 14वें नंबर पर उत्तर प्रदेश था। आज हम अचीवर स्टेट हैं। 1 और 2 की लड़ाई में उत्तर प्रदेश आज आगे बढ़ रहा है, तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हमने रिफॉर्म किए, प्रदेश को आगे बढ़ाया। आज परिणाम था, जिस उत्तर प्रदेश में कोई निवेश करने नहीं आता था, 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उस उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं। 40 लाख निवेश के प्रस्ताव का मतलब सीधे सीधे 1.5 करोड़ नौजवानों को नौकरी। अनुमान करिए, पहले कोई निवेश करता नहीं था, जो उद्योग थे वे अपना बंद करके भाग रहे थे। आज 1.5 करोड़ नौजवानों को इस निवेश के माध्यम से नौकरी मिलेगी, नए रोजगार के सृजन होंगे। परंपरागत उद्यम जो बंद हो रहा था दंगों के कारण, अराजकता के कारण, गुंडागिर्दी के कारण, यह उद्योग फिर से पुनर्जीवित हो गया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से पूरे देश का एक ब्रांड बन गया। हर जनपद का अपना प्रोडक्ट है। इसने लाखों लोगों को कार्य दिया है, नए रोजगार का सृजन किया है। प्रदेश में लगातार इनके माध्यम से आज विकास की प्रक्रिया के साथ हम आगे बढ़े हैं। कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, एक्सप्रेसवे के रूप में, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी के रूप में, जनपद मुख्यालयों को 4 लेन के साथ जोड़ा गया है। यह वही प्रदेश है जिसमें वेतन देने के लिए पैसा नहीं था। आज हम रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में देश के सामने है। सबसे बड़ी आबादी है, वेतन की कोई समस्या नहीं, भत्तों की कोई समस्या नहीं, विकास के लिए किसी भी पैसे की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हम सड़क भी बना रहे हैं, बिजली भी पहुंचा रहे हैं, जनता के लोक कल्याणकारी कार्यक्रम को भी आगे बढ़ा रहे हैं। 1 करोड़ परिवार तो ऐसे हैं जिनको 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा डबल इंजन की सरकार प्रदान कर रही है। ये तभी कर पा रहे हैं जब प्रदेश के पास पैसा है। भीख मांग के दान नहीं दिया जाता है, ये जब क्षमता है तब सरकार इसको कर पा रही है। कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए 25,000 रुपए सरकार उपलब्ध करवा रही है। इसलिए क्योंकि प्रदेश के पास पैसा है। सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से बेटी की शादी के लिए प्रदेश सरकार पैसा उपलब्ध करवा रही है, बिना भेदभाव के उपलब्ध करवा रही है। इसलिए क्योंकि प्रदेश के पास पैसा है। हम लोग अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, दिव्यांगजन, इन सभी को स्कॉलरशिप उपलब्ध करा रहे हैं और पहले की तुलना में कई ज्यादा उपलब्ध करा रहे हैं। इसलिए क्योंकि प्रदेश के पास पैसा है और इस पैसे का उपयोग करते हुए हम लोग
आज प्रदेशवासियों को लगातार उनके जीवन में परिवर्तन लाने का काम कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, यह सरकार की, चाहे वह विकास के कार्य हो, चाहे वह लोक कल्याणकारी कार्य हो, चाहे वह प्रदेश सरकार के द्वारा एयर कनेक्टिविटी को बेहतर करने की दिशा में किया गया प्रयास हो। पहले प्रदेश में जब दंगे होते थे, अराजकता थी, तो एयर कनेक्टिविटी जोड़ के करेंगे क्या? हवाई जहाज से आएगा कौन? कोई नहीं आता था। आज तो 2 एयरपोर्ट से हम 9 एयरपोर्ट को तो क्रियाशील कर चुके हैं। 10 नए एयरपोर्ट पे हमारे कार्य चल रहे हैं। जो एयरपोर्ट 9 चल रहे हैं, इनमें से 4 तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। 5वां भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी हम उत्तर प्रदेश के अंदर जेवर में बना रहे हैं। आखिर यह काम लंबे समय तक प्रदेश में शासन करने वाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी क्यों नहीं कर पाई? इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं दे पाए? ये तो बिजली देने में भेदभाव करते थे, ये लोग तो सड़क बनाने में भेदभाव करते थे, ये लोग तो नौजवानों को नौकरी देने में भेदभाव करते थे। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं भी बैठा हुआ था यहां पे, ओम प्रकाश राजभर जी मुझे बता रहे थे कि पहली बार पंचायती राज विभाग में किसी राजभर की नियुक्ति हो रही है। और मुझे लगता है, तो देखिए उनकी पीड़ा, राजभर, एक राजभर नौजवान की नियुक्ति, ये चीजें दिखाती हैं पारदर्शी तरीके से नियुक्ति हो रही है। आखिर वह नौजवान भी तो होगा, वह भी तो प्रदेश का हिस्सा है, क्यों नहीं उसकी नियुक्ति होनी चाहिए थी? मैं देख रहा था नियुक्ति पत्र, जब मैं देख रहा था, प्रयागराज का एक नौजवान और एक बेटी, दोनों नियुक्ति पत्र प्राप्त किए, दोनों अनुसूचित जाति से जुड़े हुए थे। इनका भी पहले अधिकार होता था, क्यों नहीं इनको नियुक्ति पत्र मिलती थी? कारण था नियत साफ नहीं थी। चाचा और भतीजे में होड़ लगती थी वसूली को लेकर के, कौन कितना वसूल कर ले। एरिया बटे हुए थे। मैं देख रहा हूं ना इस समय कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं, और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाए हुए थे, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इनके भी एरिया बटे हुए थे वसूली के, कहीं चाचा, कहीं भतीजे, महाभारत के सारे रिश्ते थे, सारे रिश्ते। फेल हो जाएगा। महाभारत का दूसरा दृश्य वहां देखने को मिलता था, और वही दृश्य उस समय भी देखने को मिलता था। बहन और भाइयों, मैं तो केवल आपसे एक ही बात कहूंगा, ये जो लोग बोलते हैं, इनको अवसर दिया गया था, जब उन्होंने नहीं किया है, और जब इन्हें अवसर मिला है कि वो लूट खसोट किए हैं, तो इनको फिर से ये लोग कुछ भी बोले, कभी विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। ये लोग बोलते रहेंगे, क्योंकि इनके पास अब बोलने के सिवाय कुछ भी नहीं बचा हुआ है। जनता इनको देख चुकी है, इनका गुंडागर्दी देख चुकी है, इनकी अराजकता देख चुकी है, इनके द्वारा किए जाने वाले अमर्यादित आचरण को देख चुकी है। हमें सावधान होकर के केवल एक लक्ष्य होकर के कार्य करना है, और लक्ष्य है जिस विभाग में हम नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, उस विभाग को सर्वोत्तम विभाग के रूप में स्थापित करना। आप अगर अपने कर्तव्य का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर रहे हैं, तो आपके द्वारा किया जाने वाला प्रयास उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाएगा, और उत्तर प्रदेश देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो बहनों और भाइयों, कोई कारण नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है 2047 में भारत को विकसित भारत के रूप में स्थापित करना, तो विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में आपकी भी भूमिका होगी। आपका भी नागरिक कर्तव्य के रूप में आप भी अपने दायित्व का निर्वहन कर पाएंगे। और कौन ऐसा दुर्भाग्यशाली भारतीय होगा जो अपने देश को विकसित नहीं चाहता होगा? अगर कोई भारत को विकसित होने के लिए
होने में उसको कोई गुरेज है, कोई संकोच है, तो उसको फिर भारतीय होने का अधिकारी भी वह नहीं है। अगर किसी को अपने देश के विकसित होने में भी खुशी की अनुभूति न होती हो तो। और इसलिए विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए हम सबको प्राणपण से जुटना है। और इसके लिए जिस स्वच्छतापूर्ण, ईमानदारीपूर्ण, निष्पक्ष तरीके से नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ आज आपको जोड़ा जा रहा है, इसी निष्पक्ष तरीके से आप भी अपने जीवन काल में कार्य करेंगे, क्योंकि आपको 30 से 35 वर्ष तक शासन के अलग अलग विभागों में कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। और उन 30 से 35 वर्षों का जो आपके जीवन का कार्यकाल होगा, वह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने कितनी निष्ठा के साथ, कितनी त्वरित गति के साथ अपने कार्यों का निर्वहन किया है। और जब आप 30-35 वर्ष के बाद अपनी सेवा में निवृत्त होंगे, तब तक हमारा देश एक विकसित भारत के रूप में स्थापित होगा। विकसित भारत जिसमें भारत की हर नागरिक के चेहरे पर खुशहाली होगी, सीमाएं सुदृढ़ और भी सुदृढ़ होंगी, भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा होगा। उस विकसित भारत की संकल्पना के लिए समर्पित भाव के साथ हम सबको कार्य करना है। मैं एक बार फिर से आपके सभी जो 1334 हमारे अभ्यर्थी आज यहां पर नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जुड़े हैं, आप उनके सभी अभिभावकों का मैं अभिनंदन करता हूं। उनके सपने साकार हो रहे हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इस प्रक्रिया के माध्यम से, पारदर्शी नियुक्ति की प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें नियुक्ति पत्र वितरित किया है, ये वितरण किया जा रहा है। सभी सफल अभ्यर्थियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सभी अधिकारियों को भी हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप विभाग में सर्वोत्तम करने का प्रयास करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए, मार्गदर्शन के लिए। हमें विश्वास है आपने जो अपेक्षा की है, ये सभी अभ्यर्थी उस पर खरा उतरेंगे। सभी की इच्छा है कि आज के इस आयोजन की स्मृतियों को अपने साथ रखने के लिए, आपके साथ एक ग्रुप फोटो खिंचाने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और मंचासीन सभी अतिथियों से अनुरोध करूंगी कि मंच के समक्ष सभागार की प्रथम पंक्ति में अपना आसन ग्रहण करने की कृपा करें। सभी लोग पीछे बैठे रहें। आप सबके हाथ में नियुक्ति पत्र है? अच्छा, अभी नीचे कर लें। जब माननीय मुख्यमंत्री जी आसन पर विराजमान हो जाएंगे, तब हम भारत माता की जय बोलेंगे, तो आप सब अपना नियुक्ति पत्र ऊपर करिएगा, ठीक है? आराम से बैठे रहें, अपना नियुक्ति पत्र अपने हाथ में ले लें। आराम से बैठे, सबको व्यवस्थित हो जाने दें। चलिए मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता